नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों ये जो आपकी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है क्लास 7 की सामाजिक अध्ययन भारत व उसके आगे पार्ट 1, इसको हमने लाइन बाय लाइन समझ लिया है और अब हम इसका जो आपका रिवीजन बैच है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक वीडियो में हम पूरा एक लेसन का रिवाइज करेंगे। और यदि आप इसको सिर्फ आपको रिवीजन बैच करना है तो आपके लिए ये प्लेलिस्ट कहाँ पर मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्लास 7 का अलग से प्लेटफॉर्म बना रखा है, एनसीईआरटी बाय विक्रम क्लास 7। उस चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको जो ये रिवीजन बैच है सामाजिक विज्ञान की पुस्तक का, वो तो उसकी प्लेलिस्ट में आपको इसके सारे वीडियो मिल जाएंगे अध्याय 1 से लेके लास्ट तक। यदि आप लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो हम इस कंप्लीट बुक को पढ़ा चुके हैं और वहीं पे आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी लाइन बाय लाइन की भी। तो चलिए आज का हमारा जो लेक्चर वो हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें बताऊंगा जो आपको याद करनी है, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे अध्याय का नाम है भारत की भौगोलिक विविधता। भौगोलिक होता है आपका स्थान, कि भारत की जो भूमि है ना, तो उसकी विविधता के बारे में हम पढ़ेंगे कि जैसे कहीं पे आपका हिमालय पर्वत है, भारत में पहाड़ी एरिया है, कहीं पे पठारी एरिया है, कहीं पे हमारा रेगिस्तान है, कहीं पे आपके अदरवाइज नॉर्थ पूर्व में जाओगे तो डेल्टा वगैरह आ जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए हमारे अध्याय की हम स्टार्ट करते हैं। एक एक जो नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, जो पॉइंट आपको याद रखना है आपके माइंड में, और जो बच्चे लाइन बाय लाइन पढ़ के आए हैं उनको ये सारी चीज़ें पहले से पता होंगी। ये उनके लिए एक रिवीजन का काम करेगा। यदि आपके पास समय है तो आप पहले लाइन बाय लाइन पढ़े और बाद में इस रिवीजन लेक्चर को आप देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो लेक्चर। तो सबसे पहले देखिए, आपको फैक्ट है वो मैं आपको बताता चलूँगा कि कौन सा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल लेसन के स्टार्टिंग में ही आपको एक फैक्ट दिया हुआ है कि कर्नाटक में स्थित जोग जलप्रपात, कि आपको याद रखना है कि जोग जलप्रपात वो कहाँ पर है, वो कर्नाटक में है। तो इस प्रकार से जब आप कहेंगे जलप्रपात क्या होता है, कि इस प्रकार से जब खड़ी ढलान से पानी गिरता है ना तो उसको हम जलप्रपात बोलते हैं। तो आपका क्वेश्चन है जोग जलप्रपात कहाँ पे है, कर्नाटक में है। आपको चीज़ें क्लियर हुई। क्वेश्चन आंसर भी हमने करवा दिए हैं उसी चैनल पे, आपको प्लेलिस्ट में क्वेश्चन आंसर की प्लेलिस्ट आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 1984 में जो आपके भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, वो 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। और जो आपकी वर्तमान प्रधानमंत्री थे उस समय पे, उन्होंने उससे पूछा था कि आपको अंतरिक्ष में क्या दिखाई दे रहा अंतरिक्ष से सबसे अच्छा, तो उन्होंने कहा था कि मुझे धरती पे सबसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये वार्तालाप उनके बीच में हुई थी। फैक्ट आपको याद रखना है कि राकेश शर्मा जो अंतरिक्ष में किस सन को गए थे, वो 1984 को गए थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, मेन मेन पॉइंट आपको बताते हुए मैं चलूंगा। यदि आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं, और आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो इस अध्याय को पढ़ते समय बीच बीच में भौतिक मानचित्र को देखते चले। भौतिक मानचित्र क्या होता है, कि यहाँ से जो मैं आपको बता दें इंपॉर्टेंट शब्द है वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। भौतिक मानचित्र वो होते हैं जहाँ पर भौतिक वस्तुओं को दिखाया जाता है, जैसे आपका नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, पठार है। इस प्रकार का जो मानचित्र होता है ना, उसको हम भौतिक मानचित्र बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ भारत के बारे में फैक्ट दिए हुए हैं, उन फैक्टों को देखिए जो आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भारत देश के बारे में कुछ परिचय बताया गया है, तो वो चीज़ें आपको याद रखनी है कि भारत विश्व का सबसे बड़े देशों की जब बात होगी तो भारत का स्थान कौन सा, भारत का 7वां बड़ा देश आपको याद रखना है। एशिया महाद्वीप का भाग है और भारत एशिया महाद्वीप में है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो ये कहता है कि अपने पड़ोसी देश है जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार के साथ मिलकर ये एक बड़े भूभाग का निर्माण करता है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल है, तो एनसीईआरटी के जो आपको बताई गए डाटा वो आपको याद रखना है। तो भारतीय जो उपमहाद्वीप, इसमें कितने देश आ गए, 1 पाकिस्तान, बांग्लादेश 2, नेपाल 3, भूटान 4, श्रीलंका 5 और म्यांमार 6। और उसके साथ भारत 7 देश हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। ये आपको बात ध्यान में रखनी है, देशों के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं।
ठीक है? तो इसने कहा कि सामान्यतः हम भारत को 5 प्रमुख भागों में विभाजित करते हैं। ये कहता है कि अगर हम भारत का पूरा एरिया है ना, तो उसको हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। वो भाग कौन-कौन से हैं? वो है आपका, एक तो पर्वतीय क्षेत्र है आपके, गंगा और सिंधु का मैदान है, मरुस्थलीय भूभाग है और दक्षिणी प्रायद्वीपीय है और आपका द्वीप समूह है। ये 5 भागों में भारत को बाँटा गया है और मैं अगर भारत के मैप पे आपको दिखाऊँ, तो इन भागों को देखिए आप ज़रूर, ताकि आपके माइंड में एक तस्वीर सेट हो जाए कि ये तो आपका क्या है, यहाँ पे आपका पर्वतीय भाग है कि हिमालय पर्वत है, नॉर्थ है आपका ये नॉर्थ ईस्ट है आपका, उत्तर पूर्व यहाँ पर भी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे आपके क्या है, मैदान हैं, ठीक है? गंगा और ये आपके क्या है, विशाल मैदान है आपके, गंगा और सिंधु के मैदान आपके यहाँ पर है, यहाँ पे आपका रेगिस्तान है, यहाँ पे आपका एक शीत रेगिस्तान और है, आपका लद्दाख आपका, ठीक है? ये जो भाग है आपका कौन-सा? ये वाला जो भाग है, ये आपका प्रायद्वीपीय भाग है। कितने भाग हो गए? सर पर्वतीय भाग हो गए 1, सिंधु गंगा के मैदान हो गए 2, आपके रेगिस्तान हो गए 3, मरुस्थलीय भाग 3 हो गए, 1 प्रायद्वीपीय भाग हो गया 4, फिर 5वां कौन-सा बच गया? 5वां हमारे क्या बच गए? ये आपके द्वीप समूह बच गए। जो द्वीपों का समूह होता है, वो द्वीप समूह कहलाते हैं। द्वीप क्या होता है कि भूमि का वह भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा, उसको द्वीप कहते हैं। तो 5 भाग भारत के आपको यहाँ से याद हो गए भी। ठीक है? इन्हीं भागों के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे भी। ठीक है? अब आपको क्या है कि हमें क्या करना है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। अब देखिए भी, अब इन भागों की हम एक बार लोकेशन देखते हैं, भारत की जो स्थिति है ना, तो उसके बारे में बताया गया है कि हिमालय पर्वत की श्रृंखला उत्तर दिशा में एक प्राकृतिक प्राचीर के रूप में खड़ी है भी। तो ये बता रहा है कि ये जो भारत है ना, यहाँ पे मैं इसका एक मैप बना देता हूँ कि ये उत्तर में तो क्या है, एक दीवार के रूप में आपका हिमालय पर्वत खड़ा है अभी, ठीक है? जबकि थार मरुस्थल और अरब सागर भारत की पश्चिमी सीमा बनाता। भारत के पश्चिम दिशा में आपको पता है कि पश्चिम दिशा ये है, यहाँ पे तो क्या है, आपका रेगिस्तान फैला हुआ है और यहाँ पे क्या है, अरब सागर है। इस साइड क्या है, अरब सागर। तो ये भारत की पश्चिमी सीमा हो गई और पूर्वी सीमा पे क्या है, यहाँ पे आपकी बंगाल की खाड़ी है। क्या है, बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। तो ये चीज़ आपको याद रखने की, भारत की चारों दिशाओं में कौन-कौन सी प्राकृतिक सीमाएँ मतलब जो प्रकृति ने बनाई है। उत्तर में हिमालय पर्वत है, यदि आप पश्चिम में आएँगे तो रेगिस्तान है और अरब सागर है, यदि दक्षिण में जाएँगे तो हिंद महासागर है और अगर आप पूर्व में आएँगे तो बंगाल की खाड़ी में है। तो इसने कहा कि ये सारी चीज़ें महाद्वीप के अन्य भागों के मध्य विभाजक की भूमिका निभाने के साथ इसने कहा कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, भारत को अन्य महाद्वीप से अलग तो किया है। आपका मकान है, आपने बाउंड्री खींच के दूसरों के मकान से अलग किया होगा, तो उसी प्रकार क्या कि इन चीज़ों ने भारत को बाकी महाद्वीप से अलग कर दिया और इसके साथ-साथ इसकी संस्कृति और इतिहास को भी प्रभावित किया। इतिहास को कैसे? जो स्टार्टिंग में जो आक्रमण हुए, वो यहाँ पर इस साइड से हुए हैं, क्योंकि इस साइड समुद्र था। पहले के ज़माने में नौसेनाएँ नहीं थी, तो यहाँ से आक्रमण नहीं कर पाए। जो इनकी कि यहाँ से किसी प्रकार का आक्रमण नहीं हुआ। संस्कृति मतलब कि यहाँ पे जो जलवायु है उनको प्रभावित किया इन समुद्रों ने, तो वहाँ की संस्कृति अलग है। यहाँ पे जो ठंडा एरिया है उसके कारण उनकी संस्कृति अलग है। तो को इस प्रकार उन्होंने प्रभावित किया इन सभी चीज़ों ने। 2 काम किए हैं, एक तो क्या प्राकृतिक बाकी सीमा बनाकर बाकी महाद्वीप से अलग किया है और दूसरी चीज़ इसने क्या किया, संस्कृति और इतिहास को भी प्रभावित किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका भारत का लगभग किन-किन अक्षांशों के बीच स्थित है, तो ये चीज़ आपको जाननी है और यही आपका होमवर्क है। ये आपके पेपर में आ भी सकता है कि भारत किन-किन अक्षांशों के बीच में स्थित है। आपका होमवर्क है, आपने लाइन बाय लाइन समझा है, तो वहाँ पे आपका एक मैप है और मैप में भारत के अक्षांश दिए हुए हैं। दक्षिणी अक्षांश मैं आपको बता देता हूँ 8 डिग्री है। आइए अब हम भारत के उत्तर में स्थित हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर के द्वीपों और फिर एक साथ यात्रा करें भी। अब हमें क्या करनी है, यात्रा करनी है इसमें कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ हिमालय पर्वत से स्टार्ट करेंगे ऊपर से। अगर यहाँ मैं छोटा सा प्रतीकात्मक मैप बनाऊं तो यहाँ से स्टार्ट होके हम यहाँ तक जाएंगे दक्षिण तक और फिर यहाँ से इस भाग पर इस प्रकार से हमें यात्रा करनी है पूरे भारत की। और साथ साथ आपको याद रखना है कि कौन सा भाग की हम यात्रा कर रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए हम हिमालय पर्वत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हिमालय पर्वत की बात करते हैं। तो ये आपका हिमालय पर्वत का ऊपर से मैप में हिमालय पर्वत जो ये भूरा कलर है ना, ये आपका हिमालय पर्वत को आपको दिखा रहा है। इसकी लंबाई कितनी हिमालय पर्वत की? हिमालय पर्वत की जो लंबाई रहेगी वो आपकी रहेगी 2500 किलोमीटर।
2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये चीज़ आप फैक्ट याद कर लेंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। तो इसने कहा यहाँ पे बता रखा है कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, एक पर्वत नहीं है, ये पर्वतों की क्या है, श्रृंखला है। और इस श्रृंखला में क्या है कि ऊंची ऊंची बहुत सारी चोटियां हैं, जिनकी ऊंचाई क्या है, 8000 मीटर से अधिक है, बहुत सारी चोटियां हैं। तो इसलिए इस पर्वत श्रृंखला को, हिमालय को 8000 भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि 8000 पर्वत श्रृंखला किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, ये चीज आपकी क्लियर। और दूसरा बताया गया है आपका कि जो मैंने आपको लाइन बाय लाइन समझा रखा है, जिस पैराग्राफ में जो बातें बताई गई हैं वो बातें मैं आपको साथ साथ बताता हुआ चलूंगा। यहाँ पे बताया गया है कि जब आपका हिमालय पर्वत क्या बहुत ज़्यादा ऊंचाई होने के कारण हिमालय पर्वत पे ऊपर बर्फ जमी हुई है। जब थोड़ा सा मौसम गर्म होता है, गर्मियों का सीजन आता है, तो वो बर्फ पिघलकर बर्फ का पानी नीचे आता है और नदियों के रूप में धरातल पर आता है। तो इसलिए क्या क्या खासकर भारत देश है ना, तो उसमें जो नदियों में पानी प्राप्त करती जो बड़ी नदियां हैं, आपकी गंगा है, आपकी यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, ये नदियां किससे पानी प्राप्त करती हैं, ये हिमालय पर्वत से जो बर्फ जमीन है उससे पानी प्राप्त करती है, उससे निकलती हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, जल शिखर कहा जाता है, वाटर टावर ऑफ एशिया कहा जाता है। ये चीजें आपको क्लियर हुई। और आपको यहाँ गंगा नदी के बारे में बताया गया कि भागीरथी नदी जो गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है, उत्तराखंड में गौमुख से निकलती है। यह गंगोत्री हिमनद का मुहाना है, मतलब जहाँ से वो शुरू होता है वो मुहाना है आपका गंगोत्री हिमनद का, यहीं से आपकी जो भागीरथी नदी है वो निकलती है भी। ठीक है। अब हम देखते हैं हिमालय का निर्माण कैसे हुआ अभी। ये कहता है कि जो हिमालय का निर्माण हुआ है वो किस प्रकार से हुआ, यहाँ बताया गया है। इसने कहा कि बहुत से पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से चीज़ें हुई हैं। तो मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस साइड में कि कौन सी चीज़ें किस प्रकार से घटित हुई है। इसने कहा कि स्टार्टिंग में जो पूरी पृथ्वी का, ये वर्ल्ड का मैप लगा लीजिए, पूरी पृथ्वी एक भाग था अभी। ठीक है, पूरा स्थल जो सारे महाद्वीप अलग अलग फैले हुए हैं, ये आपस में सारे जुड़े हुए थे। ठीक है, इस भाग को कहते थे पेंजिया, भी क्या बोलते थे, पेंजिया बोलते थे। और ये किसी कारणवश धीरे धीरे समय बीतता गया, लाखों करोड़ों अरबों वर्षों में ये दो भागों में टूट गया। एक आपका हो गया गोंडवाना लैंड, क्या हो गया, गोंडवाना लैंड भी। ठीक है, और एक हो गया आपका पेंजिया, क्या हो गया, सॉरी, ये आपका अंगारा लैंड भी, क्या है, अंगारा लैंड। तो इसने कहा ये आपकी भूमध्य रेखा है, आप सबको पता है बीच में भूमध्य रेखा है। तो ये जो भारत था वो किस का हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और धीरे धीरे भारत यहाँ से अलग हुआ और यहाँ से क्या हुआ कि ये जो आपका अंगारा लैंड था ना, तो यहाँ पे अटैच हुआ अभी। ठीक है, कि भारत यहाँ से समय के साथ इस प्रकार से मूव करने लगा। और जो ये ऊपर वाला हिस्सा भारत का, तो ये क्या हुआ कि जब ये ऊपर वाला हिस्सा था अंगारा लैंड, तो इससे टकराया। तो आपको मैंने समझाया था कि इस प्रकार से ऊंची चोटियां इकट्ठी होगी और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और हिमालय पर्वत जो ये जगह थी बीच की, यहाँ पे क्या था, तैथित सागर था अभी। तो इसलिए बोलते हैं हिमालय पर्वत का निर्माण तैथित सागर के कारण हुआ है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा पढ़वा देता हूँ ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं भी। तो ये देखिए भी, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको समझ में आएगा, ये आपकी भूमध्य रेखा है, ये आपका भारतीय भूभाग है। धीरे धीरे क्या है, ये ऊपर जा रहा है, श्रीलंका भी इसके साथ में थी, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ये आपकी यूरेशियाई प्लेट है भी, क्या है, यूरेशियाई प्लेट है। जब ये इससे टकराया ना, तो वो ऊपर वाला हिस्सा, जैसे आपने पेज ले लिया, पेज दीवार के साथ टकराया और ऐसे ऊपर हो गया, तो इस प्रकार हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ये आपको समय भी दे रखा है कि 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व, और ये लगभग 7.1 करोड़ वर्ष पहले अलग हुआ था और धीरे धीरे इस प्रकार ये बढ़ता गया। और ये कहता है कि आज भी हिमालय है वो उसके क्या पूरी तरह से सेट नहीं हुई प्लेटें, और हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। ये आपको ध्यान रखना है अभी। ठीक है, और इसको वलित पर्वत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वलित पर्वत बोलते हैं, क्योंकि ऊपर जब ये टकराया ना, तो इस प्रकार की उसमें वलय आ गए भी इस प्रकार के। ठीक है, इसको वलित पर्वत बोलते हैं हिमालय को भी। ठीक है, लगभग 5 मिलीमीटर की दर से ऊंचा हो रहा है ये प्रत्येक वर्ष। आपको पूछ सकता है कि प्रत्येक वर्ष हिमालय की जो ऊंचाई है वो कितनी बढ़ रही है। न्यू एनसीईआरटी के अनुसार वो 5 मिलीमीटर बढ़ रही है, सॉरी भी।
ये क्या है 5 मिलीमीटर उसकी जो ऊँचाई बढ़ रही है। आपको पूछ सकता है कि पहले जो इकट्ठा था वो क्या था? वो आपका पेंजिया था, ठीक है? किस का हिस्सा था? भारत आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। फिर वो धीरे-धीरे उसकी मूवमेंट स्टार्ट हुई किसकी तरफ? जो यूरेशियाई प्लेट थी, यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों एक एक्ट है, उसको यूरेशियाई प्लेट बोलते हैं। उससे जब टकराया तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है अभी, ठीक है? हिमालय का अर्थ है हिम प्लस आलय। हिम मतलब होता है बर्फ और आलय मतलब घर, बर्फ का घर इसको हम बोलते हैं अभी। अब हिमालय को हमने क्या है कि 3 भागों में बाँट दिया है अभी, ठीक है? हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएँ क्या है? 3 भागों में बाँट दिया है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हिमालय जो एक होता है आपका ट्रांस हिमालय। क्या होता है? ट्रांस हिमालय, जिसको क्या बोलते हैं हिमालय के पार, जिसमें बहुत सबसे बड़ी-बड़ी, ऊँची-ऊँची चोटियाँ है ना, वो आपकी ट्रांस हिमालय में ही है अभी। वो है आपके हिमालय के पार भी, उसको इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। लेकिन हमने जो हिमालय को बाँटा वो 3 भागों में बाँटा है। सबसे पहले हिमाद्री भी। तो इसने कहा पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक ऊँची और सर्वाधिक विकट है, जहाँ माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी गगनचुंबी पर्वत शिखर स्थित है अभी। यह संपूर्ण वर्ष इसने कहा कि जो सबसे ऊँची-ऊँची चोटियाँ होती हैं वो आपकी हिमाद्री है, और उसकी जो चोटियाँ हैं वो पूरे वर्ष बर्फ से ढकी रहती हैं। ये आपको हिमाद्री के बारे में याद रखना है। और यहाँ इतनी ज़्यादा ऊँचाई पे ऑक्सीजन की वगैरह की भी कमी है, और यहाँ पे जीवन बहुत ज़्यादा कठिन है। यहाँ मानव अधिक नहीं रहता, मतलब मानव बस्तियाँ यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? ऊँचाई ज़्यादा, ऑक्सीजन की कमी है, पूरे वर्ष जो तापमान बहुत ज़्यादा कम रहता है, और पूरे वर्ष के दौरान बर्फ़ जमी रहती है। फिर उसका दूसरा भाग है आपका हिमाचल भी। वृद्ध हिमालय के दक्षिण में स्थित है। अब आप दक्षिण का मतलब समझेंगे कि जैसे आपका ये तो हो गया आपका क्या? हिमाद्री सबसे इसके नीचे ठीक इस थोड़ी-सी ऊँचाई इसकी कम है, ये आपका क्या हिमाचल, क्योंकि हमने नीचे की ओर जब किसी चीज़ के आते हैं ना, तो वो आपकी दक्षिण दिशा होती है। ये आपका हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। ये क्या है? जलवायु समशीतोष्ण है, न तो ज़्यादा ठंडी है, न ज़्यादा गर्म है। जलवायु बहुत बढ़िया है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। बहुत अलग-अलग प्रकार के जीव-जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। जो घूमने वाले स्थान हैं आपके पर्वतीय जो स्थल है जो घूमने वाले, जैसे नैनीताल है, मसूरी है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल है, शिमला हिमाचल प्रदेश जैसे लोकप्रिय पर्वतीय पर्यटन स्थल इसी क्षेत्र में आते हैं। बीच वाले क्षेत्र में आपके घूमने वाले स्थान आते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र है वो भी। फिर उसके बाद है तीसरा शिवालिक पहाड़ियाँ, जिसको हम बाहरीय हिमालय ही बोल सकते हैं। ये मान लीजिए कि हम हिमालय से बाहर आ गए, इसलिए उसको बाहरीय हिमालय बोलते हैं अभी, ठीक है? हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला बनाती है, जिसमें घुमावदार पहाड़ियाँ और घने जंगल सम्मिलित हैं। ये गिरिपाद वन्य से जीवों से समृद्ध है, और जो हिमालय और गंगा के मैदानों, जिसे उत्तरी मैदान भी कहा जाता है, एक बीच एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है अभी। तो ये कहता है कि एक गिरिपाद बताया है अभी। इसमें जो गिरिपाद मतलब जो आपके पहाड़ है ना उसकी तलहटी, ठीक है? ये क्या है कि आपको मैंने बताया था कि यहाँ से क्या होंगे कि ये आपका हिमालय पर्वत मान लीजिए, फिर उसके नीचे क्या आएँगे? गंगा सिंधु के मैदान आएँगे। इसके बीच में एक पट्टी है अभी, क्या है? जिसमें एक पट्टी है, जिसमें क्या घने जंगल पाए जाते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? गिरिपाद बोलते हैं। ये उसके बीच में संक्रमण का कार्य करती है, मतलब उसकी हिमालय को और उसको क्या है अलग करती है गंगा के मैदानों को भी, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए भी एक यहाँ पे एक पद्धति दे रखी है घर बनाने की पद्धति, जो हिमाचल प्रदेश में है, जिसका क्या नाम है? काटकुनी है भी, या फिर उसको क्या बोलते हैं? दज्जी देवरी। इसमें क्या लकड़ी और पत्थरों के मकान बनाए जाते हैं। ये क्या है आपका कि जो तापमान है उसको अत्यधिक क्या है थोड़ा सा ये गर्म ज़्यादा रहते हैं, ठीक है? तो जो न केवल घर को गर्म रखता बल्कि हल्के भूकंप की स्थिति में स्थिति पहुंचाता है। इस जो शैली से मकान बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं काटकुनी या दज्जी देवरी। आपको याद रखना है अभी। जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में, जो पश्चिम का जो हिमालय क्षेत्र है ना, तो उसमें जो मकान बनाए जाते हैं कौन सी शैली से बनाए जाते हैं? काटखूनी या धज्जी देवरी शैली से बनाए जाते हैं, जिसमें लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल होता है। जो क्या भूकंप के हल्के जो झटके वो सह लेते हैं, क्योंकि हिमालय जो क्षेत्र है वो भूकंप क्या थी संवेदनशील है भी, मतलब बहुत ज़्यादा भूकंप वहाँ पे आते हैं। और ये क्या है कि गर्म भी रखते हैं। आपको पता है कि वो जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा ठंडा, इसलिए ऐसे मकान चाहिए जो गर्म रहे। तो कौन सी शैली है? काटखूनी और धज्जी देवरी। बार-बार ये इंपॉर्टेंट तथ्य इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनकी ओर आप ध्यान नहीं देते, इनको छोड़ के चले जाते हैं। जब परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप फिर कर नहीं पाते, सवाल का कोई भी जवाब आपके पास नहीं होता। इसलिए मैं बार-बार बोलकर आपको रिवाइज़ करवाता हूँ इन चीज़ों को भी। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान
वनस्पतियों में जी हाँ, बहुत सारे जीव हैं, ठीक है? तो ये आपका याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में कौन-सा राष्ट्रीय उद्यान है? ग्रेट हिमालयन। हिमालयन का नाम आते ही आप जम्मू-कश्मीर वगैरह में चले जाते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि जो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश में है। और एक बात और ध्यान रखनी है, ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। यूनेस्को एक वर्ल्ड वाइड आपकी एक संस्था है, जो क्या है, जो विश्व के बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, उसकी देखभाल करती है। उन्होंने जो आपका ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है, उसको भी विश्व धरोहर मतलब विश्व की धरोहर भी, विश्व के खास स्थलों में शामिल किया है। ठीक है? तो अगर आपको स्पीड में प्रॉब्लम होती है कम या ज़्यादा में, तो आप यूट्यूब की सेटिंग में जाके स्पीड कम कर सकते हैं। यदि आपको और ज़्यादा तेज़ में सुनना है कम समय में, तो आप वहाँ से स्पीड और बढ़ा सकते हैं भी। ठीक है? यहाँ पे कई बार क्या करता है कि यहाँ पे जो आपका इसके बारे में ये कुछ दे रखे हैं कि डायग्राम है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र का। हिमालयन मोलिन है, मोनल है, नर पक्षी। आपसे पूछा जाता है मोनल पक्षी कहाँ पाया जाता है? वो हिमालय की श्रेणी में पाया जाता है। लद्दाख स्थित एक बौद्ध मठ। तो ये क्या है, आपको यहाँ पे कुछ तस्वीरें दे रखी है हिमालय के जीव जंतुओं की, हिमालय क्षेत्रों के जीव जंतु की। ये इतने ज़्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हिमालय हमने पढ़ चुके हैं अभी। तो हिमालय हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, 3 भागों में बाँटा गया है। आपका हिमाद्री में, मध्य हिमालय में जिसको हिमाचल आप बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश अलग है, और हिमाचल जो हिमालय का भाग है वो अलग है, वो मध्य भाग को हिमाचल बोलते हैं। और नीचे शिवालिक है। गिरिपाद के बारे में पढ़ लिया। ये क्या है, एक पतली पट्टी है जिसमें घने जंगल पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, जो हिमालय को और जो आपके गंगा सिंधु के मैदान हैं उनको अलग करती है। अब हम बात करते हैं भारत का शीत मरुस्थल। अब आपने मरुस्थल का नाम सुनते ही तो आपके मन में रेत ही रेत आता होगा, लेकिन हम करते हैं शीत मरुस्थल भी। ठीक है? तो आपको पता है कि जो मरुस्थल है वो आपका एक शीत मरुस्थल है भारत में, जो आपका क्या नाम है? लद्दाख है अभी, ठीक है? तो इसमें जो सर्दियों में तापमान है वो 30 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। भू-भाग उबड़-खाबड़ है, जिसमें चट्टानी क्षेत्र, गहरी घाटियाँ, पेंगोंग त्सो झील जैसी झीलें हैं भी। तो आपको यहाँ एक फैक्ट है, पंगोंग त्सो जो झील है वो कहाँ पर, वो आपके लद्दाख में है भी, ठीक है? और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यहाँ की भूमि चंद्रमा की सतह जैसी दिखाई देती है, इसे चंद्रभूमि कहा जाता है। कहाँ की भूमि को चंद्रभूमि कहा जाता है? लद्दाख जो मरुस्थल है आपका, उसकी भूमि को चंद्रभूमि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि जो भूगर्भ शास्त्री हैं, भूगर्भ शास्त्री क्या होता है? जो आपके पृथ्वी के बारे में खोज करते हैं, वो आपके भूगर्भ शास्त्री कहलाते हैं। इस भूभाग के निर्माण की व्याख्या तथ्य से करते हैं कि जैसा हमने पहले पढ़ा कि जैसे भारतीय भूभाग यूरेशिया टकराया तो पहाड़ मुड़ गए थे। यह मुड़ा हुआ भाग कभी एक महासागर का हिस्सा हुआ था। मैंने आपको बताया था ना कि ये जो पहाड़ मुड़े थे, ये जो मुड़ा हुआ भाग कौन से सागर का हिस्सा था? टैथिस सागर का हिस्सा था। कौन से सागर का? टैथिस सागर का हिस्सा था अभी। ठीक है? इस क्षेत्र की चट्टानें मुख्य रूप से रेत और चिकनी मिट्टी से बनी हुई है अभी, ठीक है? ठीक है? और ये यहाँ पे एक तथ्य दे रखा है कि यहाँ पे एक याक है ना, यहाँ का एक महत्वपूर्ण पशु है अभी। ठीक है? और इस कारण क्या होता है, समय के साथ पवनों और वर्षा ने उसका अपर्दन कर जिसे आकार में बदल दिया। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, आपको ऊपर चित्र देखा होगा कि जो आपकी ये मैं आपको दिखाई देता हूँ आपकी, कि इस प्रकार से इन्होंने समय के साथ इस प्रकार की आकृतियों में बदल दिया भी। कठिन परिस्थितियों के होते हुए लद्दाख हिम तेंदुए, आइबेक्स, तिब्बती मृग जैसे अद्वितीय वन्य जीवों का घर है भी। तो इसमें क्या है कि वन्य जीवों का घर, कौन कौन से वन्य जीव यहाँ पर पाए जाते हैं लद्दाख मरुस्थल में, वो आपको याद रखना है अभी। तो आपका हिम तेंदुए, आइबेक्स, तिब्बती मृग। आप तिब्बती मृग का नाम सुनते ही तिब्बत में ही भाग जाओगे भाई, ठीक है? तो ये क्या आपका, जो आपका ये है ना लद्दाख मरुस्थल, इसमें ही ये पाए जाते हैं। आदित्य वन्य लद्दाखी लोग जीवन जीते यहाँ क्षेत्र अपने प्राचीन बौद्ध मठों और लोसर और हेमिस महोत्सव भी याद कर लेना। कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं यहाँ पर? लोसर और हेमिस महोत्सव बनाए जाते हैं भी, ठीक है? ये प्रसिद्ध है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि चंद्रभूमि क्या क्यों कहा जाता है, ये चीज आपका फैक्ट रह गया ना, तो मैं आपको यही बता देता हूँ, क्योंकि जो चंद्रमा की भूमि है और जो यहाँ लद्दाख की भूमि है, वो चंद्रमा के जैसी, जैसे हम चंद्रमा पे भूमि देखते हैं ना, तो वैसे ही आपकी ये भूमि है ना लद्दाख मरुस्थल की, वैसी दिखाई दी, इसके कारण इसको चंद्रभूमि कहा जाता है भी। ठीक है? यहाँ यहाँ की भूमि चंद्रमा की सतह जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसे चंद्रभूमि कहा जाता है। ये देखिए भाई, ये रही लद्दाख की चंद्रभूमि। इसी प्रकार की चट्टानें आपको कहाँ देखने को मिलेगी? चंद्रमा पे देखने को मिलेगी, इसलिए इसको चंद्रभूमि कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका एक कंप्लीट होता है जो आपका ठंडा मरुस्थल भाई। ठीक है?
उसके बाद हम बात करते हैं कहाँ पे पहुँच गए। आपने 2 टॉपिक पढ़ लिए, आपने हिमालय पढ़ लिया, आपने लद्दाख मरुस्थल पढ़ लिया, भारत के बारे में कुछ फैक्ट जान लिए। अब गंगा के मैदान। गंगा के मैदान आपको पता है कि गंगा हिमालय क्षेत्र से निकल के जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो विशाल मैदानों का निर्माण करती है, क्योंकि अपने साथ वो निक्षेपों को बहाकर लेके आती है और उन निक्षेपों को जब समतल क्षेत्र आता है वहाँ छोड़ देती है और वो क्या हो जाता है, मैदानों का निर्माण करती है। इस मैदानों में क्या बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं क्योंकि नदियों के निक्षेपों से बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फसल बहुत ज़्यादा जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, यहाँ फसल बहुत ज़्यादा अधिक होती है और यहाँ पे जो है ना इसमें खनिज भी पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मिट्टी अपने साथ खनिजों को भी बहा कर लेके आती है। तो ये नदियाँ अपने साथ खनिज लाती जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, जिससे प्रचुर मात्रा में कृषि संभव होती है। नदियाँ जल विद्युत का उत्पादन का भी स्रोत है। जल विद्युत हमने पढ़ लिया। भारत की जनसंख्या एक बड़ा भाग मैदानी भागों पर निवास करता है, क्योंकि यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं आसानी से हो जाती हैं भी। और समतल भूमि होने के कारण विस्तृत परिवहन तंत्र मतलब सड़कें वगैरह, रेलवे वगैरह यहाँ पर खूब रेलवे लाइन बिछाई हुई है भी। ठीक है, यहाँ पे जो है आपकी आवाजाही है, लोगों का आना जाना एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना बहुत आसान है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा अधिक होती है। और प्राचीन काल से ही हम नदियों का उपयोग परिवहन के तौर पर करते आए हैं और आज भी वो नदियाँ हमारे परिवहन को सुगम बनाती हैं। ठीक है, भारत में अधिकांश नदियों के नाम देवियों के नाम पे रखे गए, गंगा, यमुना, कावेरी आदि, जबकि ब्रह्मपुत्र के नाम का अर्थ है ब्रह्मा का पुत्र। आपको मैं हिंदी की बात बताता हूँ कि जो आपकी 3 नदियां हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम पुल्लिंग समझते हैं पुरुष, ब्रह्मपुत्र, सोन नदी और सिंधु। अगर हम बोलते हैं एक वाक्य में आपको बताता हूँ, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो बिल्कुल सही सेंटेंस है। लेकिन आपने लिख दिया भारत में ब्रह्मपुत्र बहती है, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र क्या है, आपका पुल्लिंग है। हमें लिखना पड़ेगा कि भारत में ब्रह्मपुत्र बहता है, अगर व्याकरण की दृष्टि से आप देखेंगे, क्योंकि ये पुल्लिंग है। 3 नदियां मैंने आपको बता दी, ब्रह्मपुत्र, सोन और सिंधु। यदि नदी अगर इनके साथ जुड़ गया तो नदी के लिए वो आपका लिंग परिवर्तन हो जाएगा, हम बहती लिखेंगे। लेकिन अकेला ब्रह्मपुत्र या सोन या सिंधु आता है तो आपको पुल्लिंग के तौर पर उसका यूज करना होगा। व्याकरण का एक पॉइंट आप ध्यान रखना भी। ठीक है, ये आपको सकेंद्रण दिखाया गया, पृथ्वी का ऊपर से चित्र लिया गया। जब एक जगह प्रकाश की इंटेंसिटी, जब एक जगह प्रकाश बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो हमें इस प्रकार से दिखाई देता है। तो पृथ्वी में इस प्रकार का चित्र लिया गया। ये क्यों दिखाया गया, क्योंकि यहाँ प्रकाश की जो इंटेंसिटी ना बहुत ज्यादा, कोई ये बहुत बड़ा शहर का दिखा रहा है कि यहाँ कोई शहर, वहां पे लाइट जल रही है, लाइटें जल रही, तो वो एक साथ इकट्ठा होकर सकेंद्रण करती है प्रकाश का। इस प्रकार हमें ये क्या शहर दिखाई दे रहे हैं, जो आपको ऊपर से पृथ्वी का ये चित्र लिया गया है। ठीक है, तो हमने गंगा मैदान भी पढ़ लिया। आपके हरियाणा है, आपका राजस्थान, राजस्थान का ऊपरी हिस्सा, उत्तरी हिस्सा, और जो आपका बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ये आपके किसके आगे, गंगा सिंधु के मैदान में आगे, पंजाब वगैरह। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भारतीय विशाल मरुस्थल भी, थार मरुस्थल भी। अब आपका एक गर्म यदि आपसे पूछे कि शीत मरुस्थल का नाम लिखिए तो लद्दाख हो जाएगा। मरुस्थल का नाम गर्म मरुस्थल आपका कौन सा, ये आपका थार मरुस्थल हो जाएगा, जो कि राजस्थान में स्थित है। ज्यादातर एरिया इसका क्या है, राजस्थान में स्थित है। अगर आप मानचित्र में देखेंगे तो आपको पीले रंग का चित्र दिखाई देगा, वो क्या है, आपका मरुस्थल है भी। ठीक है, तो ये देखिए आपको, ये आपको मरुस्थल उबड़ खाबड़ है, आपको रेत के टीले आपको दिखाई देते हैं भी। ठीक है, तो इसने कहा कि जैसलमेर स्वर्ण नगरी भी, ये आपको जैसलमेर का किला दिखाया गया है। जैसलमेर को क्या कहा जाता है, स्वर्ण नगरी कहा जाता है। ये फैक्ट आपको याद रखिए। ठीक है, जो भारत के थार मरुस्थल के मध्य स्थित है, जैसलमेर का किला एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है भी। तो जो आपका जैसलमेर का किला है ना, वो भी विश्व धरोहर स्थल में स्थित है। जैसे एक आपका आ गया था ग्रेट हिमालयन जो राष्ट्रीय उद्यान था, वो था, और दूसरा है आपका ये जैसलमेर का किला। और ध्यान रखना कि जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। आपको चीजें रिवीजन जो फैक्ट है वो आपके दिमाग में एक बार में बस जाएंगे। एनसीईआरटी में आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा चुका हूं, अब आपका क्विक रिवीजन में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला, क्योंकि आधी से ज्यादा चीजें आपको पता है भी। ठीक है, स्पीड बढ़ा लेना, आपको 2 की स्पीड पे कर लेना, 3 की स्पीड पे आप देख लेना यूट्यूब पे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि हमारा ये सिर्फ क्या है, रिवीजन है। लेकिन यदि आपके पास समय कम है तो आपका इस रिवीजन से भी काम चल जाएगा, जब एग्जाम होगा तो आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर देंगे।
रेत के टीले तब बनते जब हवा की दिशा रेत को स्थानांतरित कर पहाड़ी जैसी आकृति प्रदान करती। कभी कभी ये टीले 150 मीटर तक ऊंचे हो जाती है। जो टिब्बे बोलते हैं ना आपको, छोटी पहाड़ी बोलते हैं उसको, टिब्बा वगैरह बोलते हैं रेत के ढेर को। तो कहता है कि इनकी जो ऊंचाई है ना वो 150 मीटर तक हो जाती है। थार मरुस्थल एक विशाल शुष्क क्षेत्र है, अधिकांश भाग भारत में स्थित है। जो कौन कौन से राज्यों में है आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से राज्यों में थार। राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा भी, 4 राज्यों में ये स्थित है भी। आप कई बार पंजाब को छोड़ देते कि पंजाब में कहाँ से रेगिस्तान होगा, तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में आपका थार मरुस्थल फैला हुआ है। ज्यादातर हिस्सा आपका इसका राजस्थान में है। मरुस्थल क्या काम करता? कठोर परिस्थितियों के कारण एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता, जो मानव और पशु आवागमन को बाधित करता है। ये क्या प्राकृतिक अवरोध है? अवरोध, रुकावट, प्राकृतिक अवरोध, जो अवरोध प्रकृति ने उत्पन्न किया है कि यदि हम जा रहे हैं, हमें रेगिस्तान बीच में आ जाए तो रुकावट ही आ गई। तो ये क्या है कि पशुओं के आवागमन को भी और मानव के आवागमन को भी, आने जाने को भी प्रभावित करता, क्योंकि इसकी जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा टफ है भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ दिन के समय अत्यधिक तापमान और रातें अत्यधिक ठंडी और जल की उपलब्धता का अभाव है भी, इसलिए क्या है, ये एक प्राकृतिक अवरोध है भी। रात को इसमें बहुत ज्यादा ठंड होती है, क्योंकि जो आपकी बालू मिट्टी होती है ना, जो यहाँ रेतीली मिट्टी है, वो क्या जल्दी से उष्मा को छोड़ देती है, रात को ठंडी हो जाती है, दिन में जब सूर्य निकलता तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है भी। थार में रहने वाले लोगों ने यहाँ पर जो अपनी परिस्थिति है, यहाँ पे भी लोग रहते हैं, उन्होंने अपने जीवन को, खुद को उनकी परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया है। आप वहाँ पे नहीं रह पाओगे, क्योंकि उन लोगों को, उन्होंने खुद को उस परिस्थिति के अनुसार ढाल लिया है, उनको उन वातावरण की आदत हो गई है भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इस पैराग्राफ में आपको बताया राजस्थान में पानी का अभाव है, तो यहाँ पे कुछ आपको वर्ड दिए गए हैं, 2 वर्ड याद रखें हैं, जिसमें एक है आपका टांका भी और कुंड सम्मिलित है। जो आपका पानी के लिए स्रोत बनाते हैं ना राजस्थान में पानी के इकट्ठा करने के लिए, उसको टांका या कुंड सम्मिलित है। तो आपको कई बार पूछ लेता है कि ये क्या है भी, टांका क्या है? एक पानी का स्रोत है, कपड़े को जोड़ने का तरीका है। आप तुरंत टिक कर दोगे कपड़े के जोड़ने का तरीका। तो ध्यान रखना, कुंड या टांका क्या है? पानी के स्रोत है, जिसमें राजस्थान के रेगिस्तान वाले एरिया में पानी इकट्ठा किया जाता है। अब हम बात करेंगे किसकी? अरावली की पहाड़ियों की। हम ऊपर से घूम के आ गए सारा। यहाँ पे हमने क्या देख लिया? हिमालय देख लिया, गंगा सिंधु के मैदान देख लिए था, ये आपका शीत मरुस्थल हमने देख लिया। उसके बाद यहाँ पे बना ही देता हूँ एक बार मैप में, ताकि आपको चीजें क्लियर हो भी। ये भारत का मैप, यहाँ पे हिमालय पर्वत देख लिया हमने, यहाँ गंगा सिंधु के मैदान देख लिए, थार मरुस्थल हमने देख लिया, शीत मरुस्थल यहाँ पे हमने पढ़ लिया। इतना एरिया हमने कवर कर चुके हैं। अब हम आ गए अरावली की पहाड़ियों पर भी, अरावली पर्वतमाला है उस पे भी। तो ध्यान रखना कि पहला फैक्ट तो ये है, जो आपकी अरावली पर्वतमाला है, ये विश्व की सबसे प्राचीन जो पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसमें से है। और हिमालय है वो आपका नया है पर्वत है। नया मतलब ये नहीं कि 10 साल हुआ, उसको भी बहुत साल हो गए, लेकिन बाकी पर्वतों के मुकाबले ये पुराना है अभी। तो जो अरावली पर्वत है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से ये लगभग 2.5 अरब वर्ष पुरानी है, 2.5 अरब पुरानी है। इस पर्वत में अनेक चोटियां और पहाड़ियां हैं। हालांकि सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू की है, 1722 मीटर है भी। ये मैंने शायद पिछला जो लाइन बाय लाइन पढ़ा था उसमें मैंने कुछ गलत बोल दिया था, इसको 1700 गलत बदल दिया, मतलब इसकी जो वैल्यू वो मैंने गलत बता दी थी, तो वो 1720 बता दी। लेकिन अब ध्यान रखना है कि चोटी माउंट आबू की जो ऊंचाई है वो आपकी 1722 मीटर है। लेकिन अधिकांश जो इसकी पहाड़ियां 300 से 900 मीटर तक की ऊंची है। यह रोचक नहीं कि अरावली में स्थित माउंट आबू से थार मरुस्थल में स्थित जोधपुर की लगभग 4.5 घंटे की गाड़ी से यात्रा आपको भिन्न स्वरूप में परिदृश्य में ला सकती है। ये कह रहा है कि अगर 4.5 घंटे में आप मरुस्थल से कहाँ पहुंच जाओगे? अरावली में पहुंच जाओगे, जहां हरियाली है। तो देखिए भारत की भौगोलिक विविधता किस प्रकार से कि 4.5 घंटे में हम ऐसे क्षेत्र में पहुंच गए कि जहाँ पे कुछ भी नहीं है, हरियाली नहीं है, पानी नहीं है, बहुत ज्यादा गर्म मौसम है। अगर वापिस 4 साढ़े 4 घंटे आओगे तो हरे भरे क्षेत्र में पहुंच जाओगे कि भारत में इस प्रकार की भौगोलिक विविधता है। माउंट आबू की ऊंचाई कितनी? 1722 मीटर है, आपको ध्यान में रखना है। इसको गुरु शिखर है आपका नाम पूरा। ठीक है, अब देखता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिम भारत के भूभाग और जलवायु को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये क्या करती है? आपका ध्यान देने वाली बात है, सबसे महत्वपूर्ण जो आपका उपयोग है अरावली का, वो ये है भी किस प्रकार का, मैं आपको बता देता हूँ एक बार।
कि ये आपका भारत हो गया, यहाँ पे आपका थार मरुस्थल है और यहाँ पे है जो आपकी अरावली है। क्या है? अरावली। अरावली पर्वत क्या करती है कि इस थार मरुस्थल को फैलने नहीं देती पूरे भारत की तरफ। यदि यहाँ पे अरावली नहीं होती ना, तो क्या होता कि ये जो रेत उड़ उड़ के धीरे 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 जो आपका दिल्ली है, जो आपका हरियाणा, वो भी आधा रेगिस्तान में बदल चुका होता। तो आपकी ये क्या करती है, अरावली पर्वत रेगिस्तान के प्रसार होने में रुकावट पैदा करती है, प्राकृतिक दीवार का काम करती है रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने में भी। ठीक है, ये पूर्व प्राचीर का मरुस्थल का पूर्व की ओर विस्तार होने से रोकती है भी। ये प्राकृतिक प्राचीर के रूप में, प्राचीर क्या होती है? दीवार। तो उसका क्या पूर्व की दिशा में भी प्रसार होने से रोकती है भी। संगमरमर, ग्रेनाइट, जस्ता और तांबे जैसे खनिजों से भरपूर होने के कारण कि इसमें बहुत सारे क्या है आपके खनिज पाए जाते हैं। खनिजों के नाम भी आपको दे दिए यहाँ पे। वो आपके क्या हैं, याद रख लेना कौन कौन से खनिज है। यदि याद रखो तो संगमरमर है, ग्रेनाइट है, जस्ता, तांबा जैसे भी। ठीक है। जावर में स्थित प्राचीन खदानों में प्राप्त प्रमाण से की 8वीं शताब्दी पूर्व जस्ता निकालने की, ये आपको ध्यान रखना है कि जस्ते की खाने कहाँ पर है? जावर में है भी, जो अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। और 8वीं शताब्दी से पूर्व ही वहां से क्या है, जस्ता नामक धातु निकाली जाती थी। ठीक है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर जैसे ऐतिहासिक स्थल यहाँ पर है। आप याद रखना, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर जैसे जो ऐतिहासिक स्थल है वो आपके कहाँ, अरावली में है। और जो जैसलमेर का किला था, विश्व धरोहर स्थल है, वो कहाँ पर है? आप कहेंगे सर वो तो रेगिस्तान में है, आपका थार मरुस्थल के बीचों बीच स्थित है, आपका जो स्वर्ण नगरी कहा जाता है। ठीक है। ये अरावली से घिरा हुआ कुंभलगढ़ का किला था, ये पहाड़ियों में स्थित हो गया ना, अरावली की पहाड़ियों में। तो दुश्मन इस पे अटैक करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी भी उसको। अब हम बात करते हैं पठार का भी। हम बात किस पे आगे? प्रायद्वीपीय पठार पे। सबसे पहले प्रायद्वीप क्या होता है कि पृथ्वी का वह भूभाग जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है, वो आपका क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। पृथ्वी का एक छोटा भूभाग जो आपका चारों ओर से पानी से घिरा, वो द्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप और द्वीप में आपको अंतर समझ में आ गया? तो चलिए देखते हैं भी। भारत में अनेक पठार हैं। भारत में जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पठार देश के मध्य और दक्षिण में स्थित है त्रिकोणीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र है भी। ठीक है। तो ये क्या होता है आपका कि भारत में ऐसे तो बहुत सारे पठार है। मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, नागपुर का पठार है। ठीक है। तो हम मेनली इसमें पढ़ेंगे, जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना प्रॉपर, तो उसमें हम सभी पठारों को धीरे धीरे करके, एकदम में आपसे सब कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अब आप ध्यान रखना, हमें सिर्फ प्रायद्वीपीय पठार के बारे में फिलहाल पढ़ना है, जो आपका कहाँ पर है। ये प्रायद्वीपीय पठार तीनों ओर से पानी से गिर गया ना, और ये आपका त्रिकोणीय पठार है जो भारत के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। यह एक बहुत पुरानी संरचना है। यह प्रायद्वीपीय कहलाता है क्योंकि यह तीन ओर से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। बंगाल की खाड़ी यहाँ आपका पूर्व में, पश्चिम में आपका अरब सागर और नीचे हिंद महासागर स्थित है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। यह पठार दो पर्वत श्रृंखलाओं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से घिरा है भी। तो अब क्या है, इसकी दो पर्वत श्रृंखलाएं, ये आपकी पश्चिमी घाट हो गया और ये आपका पूर्वी घाट हो गया। ये दोनों से क्या है, दोनों ओर से घिरा है भी। पश्चिमी घाट अधिक ऊंचे हैं, प्राचीर की भांति पश्चिमी तट के साथ फैले हुए हैं। यहाँ सुंदर झरने जो मानसून मौसम में इस खाड़ी की ढालों पर बहते हैं। तो इसने कहा कि जो पश्चिमी घाट है ना, ये क्या है, बहुत ज्यादा ऊंचे हैं। जब मानसून आती है तो मानसून क्या है, इनसे टकराती है। यहाँ पर भी टकराने के कारण क्या है, इस भाग में वर्षा होती है और इन पहाड़ियों से बहुत ज्यादा झरने निकलते हैं। ये चीज आपको बता रखी है अभी। पश्चिमी घाट को भी जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है उसमें शामिल किया गया है। एक आपका ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान था, दूसरा आपका जो जैसलमेर वाला वो किला था वो आपका क्या था, राष्ट्रीय उद्यान में था। और तीसरा आपका क्या आ गया, आपका ये पश्चिमी घाट है, वो भी इन्हीं स्थलों में सम्मिलित है अभी। पूर्वी घाट छोटे हैं और खंडों में विभाजित है। पूर्वी घाट हैं वो इतने ज्यादा आपके ऊंचे नहीं है, वो छोटे से टुकड़ों में विभाजित हैं। वे आपके पूर्वी तट के साथ साथ फैले हुए हैं। पूर्वी तट मतलब जो समुद्र का तट है ना, उसके साथ साथ वो फैले हुए, यहाँ पे आपकी बंगाल की खाड़ी के तट के साथ फैले हुए हैं। जबकि पश्चिमी घाट आपके ऊंचे थे भी। ठीक है। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक ऊंची भूमि है। जैसे आपका टेबल आपने बीच में रख दिया ना और दोनों साइड आप खड़े हो, उनके बीच में ऊंची भूमि, उसी को हम क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। पिछली क्लास में सिक्स्थ में आपने जरूर पढ़ा था। पठार भूमि का ऊंचा उठा हुआ भाग जो ऊपर से क्या होता है, समतल होता है, उसको हम पठार बोलते हैं। तो बीच में क्या आपका पठार है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं भी। पश्चिम से पूर्व की ओर मतलब इस प्रकार से ये बहती है। कौन कौन सी? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी।
ये नदियां कृषि कार्यों के लिए महत्वपूर्ण और लाखों लोगों को जल प्रदान करवाती हैं। ध्यान में रखना है कि डायरेक्शन कृष्णा है आपकी, कावेरी है और गोदावरी है। और जो नर्मदा और ताप्ती नदी है वो आपकी क्या है, आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जो आपकी अरब सागर में गिरती है। दो नदियां आपको अलग से याद रखनी है। यह पठार खनिजों, वनों और उपजाऊ भूमि से समृद्ध, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। इस पठार को अलका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। भी ढाल आपको याद रखना है, इसका ढाल कैसे है, पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब कि ये मान लीजिए कि इस प्रकार झुका हुआ है पूर्व दिशा में। इसलिए तो नदियां क्या हैं आपकी, उसमें आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदियों से आपको पता लग गया होगा, नदियों की दिशा आपकी पश्चिम से पूर्व, तो इसका ढाल भी पश्चिम से पूर्व होगा भी। इस क्षेत्र की कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं क्या, आपकी गोदावरी कृष्णा महानदी को यहाँ से उद्गम होता है, जो कृषि उद्योग और पनबिजली के लिए पानी से बिजली बनाई जाती है, हमने पढ़ा था, उत्पादन करती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती, जो अरब सागर में गिरती है। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये नदियां आपकी अरब सागर में क्यों गिरती है, जबकि ढाल इसका पश्चिम की पूर्व की ओर है। क्योंकि ये जो नदियां हैं दो पहाड़ियों के बीच में, यहाँ आपकी सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, आपकी इसकी विंध्य की पहाड़ियां, उन दोनों पहाड़ियों के बीच में आ गई। इनको इस साइड जाने का मौका ही नहीं मिलता। जब दो पहाड़ियों के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं ब्रज घाटियां, तो आप यहाँ पे सीधा याद कर सकते हैं, क्योंकि ये नदियां अरब सागर में इसलिए गिरती हैं क्योंकि ये भ्रंश घाटियों में से बहती हैं भी। ठीक है, पर्वत आपको जाने ही नहीं देगा उसके पूर्व की साइड, तो पानी आपका कहाँ आएगा, ये अरब सागर की ओर इनका आएगा। पठार में स्थित घने जंगल आदिवासी समुदाय की आवास स्थली हैं, जिन्हें संथाल, यहाँ देखना भी कौन कौन सी जनजाति रहती है भी, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है भी। जिनमें संथाल है, गोंड, बेंगा, भील, कोरकू आदि सम्मिलित है। जिनमें संथाल, गोंड, बेंगा, भील, कोरकू आदि सम्मिलित हैं। इन जनजातियों की विशिष्ट भाषाएं, परंपराएं, जीवन शैलियां जो प्रकृति से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। ये चीजें आपको याद रखनी, कौन कौन सी जनजातियां पठार में रहती हैं। आगे आप इनकी जो ये जनजातियां ना, इनका विशिष्ट क्षेत्र भी पढ़ेंगे कि कौन से राज्य में रहती है। लेकिन फिलहाल के लिए इतना कि इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियां रहती है भी। चीजें क्लियर हुई हैं आपकी। ये देखिए जनजातियां देख लीजिए एक बार। कई बच्चे कहते हैं कि संथाल हैं, गोंड हैं, बेंगा, भील, कोरकू आदि सम्मिलित हैं भी। आदिवासी मुख्य रूप से कौन कौन से आपके जो राज्य उनमें रहते हैं आपके, वो हैं आपके झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, आपका उड़ीसा है, असम है, मध्य प्रदेश है। ये राज्य जो आपको दिख रहे हैं, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात राज्य में बड़े पैमाने पर फैले हुए हैं। आदिवासी मतलब जो लोग जंगलों में रहते हैं। मुख्य जो विचारधारा है आपकी विकास है, उससे वो थोड़े से पिछड़े हुए हैं भी। ठीक है, और अंत में जो मानचित्र दिया उसमें देख लेना कि आपका पश्चिम बंगाल कहाँ, मैप में अलग से आपको करवा दूंगा बिल, जो आपको प्ले लिस्ट में अलग से मिल जाएगा कौन सा राज्य कहाँ पर है। भारत में पठारों से अनेक सुंदर जलप्रपात निकलते हैं। जलप्रपात मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, झरने भी, क्योंकि यहाँ नदियां असमान रूप से चट्टानी स्तरों पर प्रवाहित होती, चट्टानों पर बहेंगी नदियां, तो चट्टान तो सीधी खड़ी होंगी, तो सीधी खड़ी होकर पानी नीचे गिरेगा, उसी को तो जलप्रपात बोलते हैं। ये जलप्रपात न केवल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, पितु जल विद्युत उत्पादन में सहायक होने के साथ साथ सिंचाई के लिए भी जल उपलब्ध कराते हैं भी। चीजें क्लियर आपकी, क्योंकि ये जलप्रपात है, साथ साथ अगर ऊपर से पानी गिरेगा तो नीचे टरबाइन लगा देंगे, बिजली आप आराम से इनसे बना सकते हैं। अब भारत की अद्वितीय तट रेखाएं मतलब समुद्र की रेखाएं हमें भी। ठीक है, समुद्र के किनारे भारत की तट रेखाओं पर अनेक सुंदर पुलीन, चट्टाने, टीले, हरे भरे जंगल पाए जाते हैं। कुछ तटों पर सुनहरी रेत भी पाई जाती हैं, तो कुछ काली सैलें पाई जाती हैं। द्वीपों पर परवाल बीतियां मतलब कोरल रीफ भी। जो परवाल आपका मूंगा जो होता है वो क्या है कि जब मरता है तो उसके कंकाल एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें रेत वगैरह जमा हो जाती है, तो वो आपकी कोरल बीतियां कहलाती हैं भी। तो कई द्वीप घने जंगलों से ढके हुए हैं। भारत के तट पर बहुत ही विस्मयकारी है। भारतीय तटरेखा 7500 किलोमीटर से अधिक लंबी है। आप ये याद रखना कि भारत की तटरेखा कितनी लंबी है, 7500 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है भी। भारत का पश्चिमी घाट के बारे में हम पढ़ते हैं। भारत का पश्चिमी घाट भी, ठीक है, भारत का पश्चिमी घाट गुजरात से लेकर केरल तक है भी, गुजरात से लेके केरल तक भी। ये भी आपका जो लेक्चर है ना रिवीजन वाला, ये भी काफी ज्यादा विस्तृत मैंने कर दिया, कि जिसमें आपको सारी चीज यहाँ गुजरात से लेके केरल तक ये फैला हुआ, महाराष्ट्र है आपका बीच में, ये गोवा वगैरह ये सारे आ जाएंगे भी। ठीक है, जो महाराष्ट्र, गोवा और
कर्नाटक से होकर गुजरता है। यह अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर तेजी से बहते हुए पश्चिमी तटों पर मुहानों का निर्माण करती है, एस्चुरी का। क्योंकि अगर प्लेन होगा ना तो वो डेल्टा का निर्माण करेगी, लेकिन वो खड़ी गिरेंगी अपने साथ जो बहाकर लेके आती हैं वो सीधा समुद्र में गिरेंगी, और वो जो अपने साथ निक्षेप बहाकर लाई थी वो एक जगह जमा हो जाएंगी, उनको ही हम एस्चुरी बोलते हैं भी। तो क्या बोलते हैं, मुहानों का निर्माण करती है। यह तटरेखा छोटी छोटी नदियों, जल निक्षेपों द्वारा जलोढ़ मिट्टी व अन्य भू आकृतियां, संकरी खाड़ियां हैं आपकी, एस्चुरी आदि से बनी है। इस तट पर नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने सबसे बड़े हैं, क्योंकि सबसे बड़ी नदियां वही हैं भी। अब हम बात करते हैं आपका पूर्वी तट भी। पूर्वी तट आपका बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। आपका बंगाल की खाड़ी और जो आपका पूर्वी घाट है ना, वो तो उसके बीच में स्थित है आपका क्या, पूर्वी तट भी आपका। ठीक है, बंगाल की खाड़ी तो लगती है, बंगाल की खाड़ी के बीच में ही तो होगा। यह गंगा के डेल्टा से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। इस मैदान में नदियों के डेल्टा हैं भी। ठीक है, इसमें विस्तृत मैदान नदियों के डेल्टा, जिनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये आपने पढ़ ली, क्योंकि उस साइड जा रही थी। खड़ी घाट यानी प्लेन मैदान से सीधे समुद्र में मिलती है, तो अपने निक्षेप को समुद्र में मिलने से पहले वो जमा कर देती है, उसको हम डेल्टा बोलते हैं भी। यहाँ चिल्का झील उड़ीसा में भी, ये आपको फैक्ट याद रखने हैं कि चिल्का झील उड़ीसा में है, पुलिकट झील आपके आंध्र प्रदेश में। जैसी महत्वपूर्ण लैगून झील पाई जाती है। लैगून झील आपकी किस प्रकार से, तो खारा पानी, और दूसरा है कि ये समुद्र से अलग होकर बनी हुई है भी। लैगून एक प्राकृतिक अवरोध द्वारा जलाशय से अलग हुई झील है। जैसे आपका समुद्र यहाँ तक फैला हुआ है ना, तो कुछ पानी क्या है, किसी कारणवश तेज तूफान के कारण, किसी कारण यहाँ अगर बीच में रेत इकट्ठा होता गया और यहाँ पे पानी अलग से इकट्ठा हो गया ना, तो उसको हम बोलते हैं लैगून झील। कि समुद्र से अलग थोड़ी सी जलराशि इकट्ठी हो गई, वो आपकी लैगून झील कहलाती है। जब नदियां किसी अपने अवसादों को अपने साथ बहा के जो कंकड़ पत्थर लेके आई, किसी महासागर झील अपने मुहाने पर जमा करती है, तो जब वो आकृति बनती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, हम डेल्टा बोलते हैं भी। ठीक है, तो कालांतर में ये अवसाद एक तो त्रिभुजाकार या पंखाकार क्षेत्र का निर्माण करते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आदि नदियां उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। भूमि कृषि के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उपजाऊ, क्योंकि अपने साथ बहाकर लेके आए निक्षेपों को तो यहाँ जमा किया है भी। अब हम पढ़ते हैं भारतीय द्वीप समूह भी। अब हम निकल गए ना आप यहाँ से, कि पूरा भारत लगभग हम घूम के आ चुके भी। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ सारा चित्र, अब हम द्वीप समूह पर पहुंच चुके भी। तो भारत के दो प्रमुख द्वीप समूह है, यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे लक्षद्वीप द्वीप समूह भी। भारत में ये प्रमुख दो द्वीप समूह है भी। ठीक है, ये दे रखा आपको, अरब सागर में है आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह। अब तो आपको पता होगा कि इस साइड आपका अरब सागर है, यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप द्वीप समूह, यहाँ बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसमें है भी। ठीक है, इन द्वीपों में मैंने कह देते वन्य जीव, सुंदर तट, प्रवाल बीतियां, जलवायु ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ज्वालामुखी मेनली आप ध्यान रखना अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह भी, इसमें क्या है, केरल के मालाबार तट के पास, यहाँ पे केरल है, ये इसके तट बोलते हैं मालाबार तट, उसके पास ये स्थित है भी। इसमें कितने द्वीप हैं, 36 द्वीपों का समूह है, और इनका मानव का निवास नहीं है। सभी द्वीपों पे मानव का निवास नहीं है, कुछ द्वीपों पर मानव रहता है भी। भारत का एक विस्तृत समुद्री है जल क्षेत्र नियंत्रण, जिसे उसे मछली पकड़ने, संसाधनों की खोज और पर्यावरण संरक्षण का अवसर मिलता है। क्योंकि भारत पे द्वीपों पे अधिकार है ना, तो इसके कारण उसके आसपास से तो मछलियां पकड़ सकता है, संसाधन प्राप्त कर सकता है, तो भारत के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, ये मूंगे कोरल द्वीप से बने हैं। मूंगे से बने मतलब जब समुद्री जीव होता मूंगा, जब वो मर गया, उसके जो कंकाल थे वो इकट्ठे हो गए, और तो उसमें काफी सालों के दौरान मिट्टी वगैरह फंसती गई, तो उन्होंने एक स्थान बना दिया। ठीक है, जैसे आप पानी मिट्टी डालते जाते हैं ना, तो एक स्थान बना, उसी प्रकार जो ये जीव मरे, इनके कंकाल इकट्ठे हो गए, और वहाँ पे क्या है कि मिट्टी वगैरह और जो फालतू अवशेष थे वो वहाँ पे जमा होते गए, तो एक स्थान बन गया। तो इस प्रकार इनको प्रवाल द्वीप भी बोलते हैं, कोरल द्वीप भी बोलते हैं भी, क्योंकि इनका निर्माण मूंगों के कारण हुआ है भी। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसमें 500 से अधिक छोटे मोटे ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। जो आपके लक्षद्वीप वाले थे वो कोरल द्वीप थे, और ये आपके क्या है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित हैं भी, जिन्हें दो अलग अलग समूह में विभाजित किया गया है। एक है आपका अंडमान द्वीप समूह, और एक आपका निकोबार द्वीप समूह। इनकी भौगोलिक स्थिति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भी। ठीक है, क्योंकि ये भारत के इस प्रकार से स्थित है कि आपके यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से भारत ने क्या है कि चौकियां बना रखी है अपने हवा जो आपके नौसेना के बड़े बड़े जहाज हैं, लड़ाकू जहाज, वो यहाँ पे तैनात है, और यहाँ पे पूरे समुद्र पे वो निगरानी कर सकते हैं। इसलिए इनकी जो लोकेशन है ना, स्थिति, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भी।
ये द्वीप समूह निगरानी चौकियों की तरह जो समुद्र पर निगरानी रखते हैं, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। और यहाँ पे क्या है, एक जेल है, सेलुलर जेल भी। क्या है? सेलुलर जेल, जहाँ पे हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो क्रांतिकारी थे उनको यहाँ पे रखा जाता था। जैसे आपने सुना होगा काला पानी। तो सेलुलर जेल कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर यहाँ है भी। अब पश्चिम बंगाल और सुंदरवन डेल्टा भी। अब हम कहाँ जा रहे हैं वापिस? अब हम जा रहे हैं, यहाँ पहुंच गए थे हम, यहाँ से अब यहाँ जा रहे हैं भी। अब जब हम द्वीपों से वापस हिमालय के पूर्वी भाग की और बंगाल की खाड़ी से यात्रा करते, रास्ते में सुंदरवन दिखाई पड़ते, सुंदरवन, ठीक है। तो ये हमें रास्ते में यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां अपने अध्याय, पूर्व अध्याय में पढ़ा है कि डेल्टा में स्थित है। सुंदरवन कहाँ स्थित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र जो इनका डेल्टा है उसमें सुंदरवन स्थित है अभी। ठीक है, यह इस डेल्टा में नदी, सागर और भूमि का आदित्य मिश्रण है। ये किस भाग में स्थित है? जहाँ आपका स्थल भी है, समुद्र भी है, और आपका क्या है, डेल्टा भी है भी, सागर और भूमि भी, तीनों चीज, मतलब एक दलदल टाइप का क्षेत्र है, जिसको हम आदर भूमि भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, मैनग्रोव वन बोलते हैं भी। सुंदरवन यहाँ पर ये स्थित है भी। इसका लगभग आधा भाग भारत में है, जबकि शेष भाग बांग्लादेश में। यह एक यूनेस्को धरोहर स्थल है। यहाँ भी क्या है, एक यूनेस्को धरोहर स्थल है। मैं आपको साथ साथ बताता चला हूँ कि कौन सा आपका यूनेस्को धरोहर स्थल है। जो आपका सुंदरवन डेल्टा है, ये आपका यूनेस्को धरोहर स्थल है भी। सुंदरवन रॉयल टाइगर, बंगाल टाइगर सहित अनेक जीव प्रजातियों का आवास है भी। ठीक है, मानचित्र में डेल्टा को चिन्हित आप कर लेंगे भी। ठीक है, अब हम पहुंच गए पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में। ठीक है, तो यहाँ पे मानचित्र को ध्यान, जब हम पूर्वोत्तर की पहाड़ियों की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारी यात्रा का अंतिम गंतव्य है, आप मानचित्र पर दिखाए गए गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियों को देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे कि भारत का जो इस साइड वाला भाग है ना, कि ये इस प्रकार का, तो यहाँ पे आपका मेघालय है आपका। ठीक है, यहाँ पे ये बांग्लादेश होगा, यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं भी। ठीक है, मेघालय पठार की पहाड़ियाँ अंतिम हरियाली, भारी वर्षा और लुभावने जलप्रपातों के लिए जानी जाती है। यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। यह विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में से जंगल अद्वितीय वन्यजीव उपजाऊ समृद्धि से बनाता है अभी। तो इसके कारण क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ पे जो जंगल है वो बहुत ज़्यादा समृद्ध है, वन्य जीव भी बहुत ज़्यादा है। मेन कारण क्या है? वर्षा बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। मेघालय की पूर्व में खासी पहाड़ियों में स्थित मावलिंगन गांव भी एशिया के सबसे बड़े स्वस्थ गांव में प्रसिद्ध, सबसे स्वस्थ गांव है मावलिंगन गांव। ये ध्यान रखना कि मेघालय का जो मावलिंगम गांव है वो सबसे स्वस्थ गांव है। ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रखना है भी। तो ये आपका अध्याय था अभी। कंप्लीट रिवीजन मैंने करवाने की कोशिश की है, मेन मेन बातें आपको सारी बता दी है। तो आपको ये, क्या आप अध्याय 2 का भी ऐसा ही रिवीजन चाहते हैं? अगर रिवीजन चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। एनसीईआरटी बाय विक्रम 7th क्लास चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वहाँ से कंप्लीट अध्याय की वहाँ से व्याख्या मिल जाए। तो मिलेंगे अगले पार्ट के रिवीजन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।